अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इस चैप्टर में जो है हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट कंपनी में जो इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की, उनकी पोजीशंस के हवाले से, कंपनी सेक्रेटरी और ऑडिटर। ठीक है। फिर मीटिंग्स जो हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मीटिंग होती हैं, उनके हवाले से डिस्कस करेंगे इन डिटेल से ये। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी सेक्रेटरी की। अब कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कौन होता है, कौन सा बंदा जो है एलिजिबल होता है कंपनी सेक्रेटरी को हायर करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती हैं। ठीक है। उनको कौन रिमूव कर सकता है, तो अभी इस हवाले से हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की सबसे पहले आपको पता है कि रिक्वायरमेंट, ये हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए मैंडेटरी है, मस्ट है कि उनका एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। ठीक है। प्राइवेट जो कंपनी होती है वो उनकी विश पे होता है, उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है कि यार अगर वो रखना चाहते हैं कंपनी सेक्रेटरी तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं रखना चाहते तो बस ठीक है, वो ऑब्लाइज नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी को जो है अपॉइंट और रिमूव दोनों डायरेक्टर्स ही करते हैं। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी को एक डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है और कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव भी डायरेक्टर ही करता है। ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि एक कंपनी में अगर एक डायरेक्टर है तो वो खुद कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता। यानी कि अ सोल डायरेक्टर मे नॉट बी अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी। सही है। अब क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड होती है, अगर एक बंदे ने कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का बनना है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, इन तीन सरकमस्टांसिस में या इन तीन कंडीशंस में फॉल करनी चाहिए, किसी एक में भी। ठीक है। यानी कि इन तीनों में से अगर उसके पास कोई सी भी एक क्राइटेरिया पे वो पूरा उतर है तो वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। नंबर वन क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एक बंदा जिसने द they must have held the office of company secretary in public limited company for at least 3 out of 5 preceding years। ठीक है। एक बंदा जो है, अगर उसने कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में अपॉइंट होना है तो उसके पास पहली कंडीशन ये है कि पिछले जो 5 साल हैं उसके, उसमें से 3 साल जो है, इनके 3 out of 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में से 3 साल जो है वो कंपनी सेक्रेटरी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रहा हो, तब जो है वो बंदा कंपनी सेक्रेटरी जो है वो लग सकता है। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आज अभी 2023 है, तो 2023 है तो इससे पहले जो बेसिकली ईयर्स हैं, 2022 2018 से 23, 5 साल बनते हैं, तो इसके दौरान 3 साल एटलीस्ट उसने जो है वो किसी कंपनी सेक्रेटरी के रोल किया हो किसी और कंपनी में, तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है न्यू कंपनी में। सेकंड, दे मस्ट बी अ सॉलिसिटर बैरिस्टर। सॉलिसिटर का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, बैरिस्टर और मेंबर, लॉ रिलेटेड बंदा जो होता है उसको बैरिस्टर बोलते हैं, और मेंबर ऑफ ICAW, ACCA, सीमा, ICSA, सिफा। ये सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ACCA भी इसमें आता है, ICAW जो है वो यूके के सीए को बोलते हैं। आफ्टर ACCA आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं तो आप यूके के सीए बन जाते हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो ये बंदा जो है ये कोई सॉलिसिटर भी हो सकता है। ठीक है। कोई सॉलिसिटर भी बंदा वही होता है जिसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, जिसके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, जैसे बैरिस्टर वाले के पास लॉ की क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, उसने लॉ पढ़ा होता है सारा। और कोई ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जैसे ICAW हो गया, ACC हो गया, सीमा, तो ये अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो वो फिर भी कंपनी सेक्रेटरी लग सकता है। ठीक है। अब आपने इस चीज का ये देखना है कि यार जो फर्स्ट टाइम जो आप कंपनी सेक्रेटरी लगेगा, या तो वो उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो न्यू कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी लग रहा है ना, तो उसकी उसकी पास अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्वालिफिकेशन उसके पास इससे हट कर है, लेकिन अगर उसने पिछले 5 में से 3 साल एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में काम किया हुआ तो न्यू कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है। ठीक है। न्यू कंपनी से मेरा मुराद यानी कि जिसमें वो अप्लाई कर रहा है। और थर्ड, दे मस्ट अपीयर टू बी केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस बाय वर्च्यू ऑफ अनदर पोजीशन और क्वालिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस बंदे के पास इतना नेसेसरी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कि वो कंपनी सेक्रेटरी की जॉब को फुलफिल कर सकता हो, बेशक उसकी क्वालिफिकेशन जो मर्जी हो। बाय वर्च्यू ऑफ अनदर पोजीशन और क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि उसने बैचलर्स किया हो अकाउंटिंग और फाइनेंस में, फॉर एग्जांपल। ठीक है। उसने बैचलर्स किया हो किसी लॉ रिलेटेड फील्ड में, उसने बैचलर्स किया हो किसी और बिजनेस रिलेटेड फील्ड में, लेकिन अगर वो उसके पास इतनी नेसेसरी एक्सपीरियंस है कि वो ड्यूटी वो फुलफिल कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी की, तो वो तब भी बंदा कंपनी सेक्रेटरी लग सकता है। ठीक है। इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो बंदा कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है। अब ड्यूटीज क्या होती है कंपनी सेक्रेटरी की, तो देखें, कोई बाय लॉ लीगल रिक्वायरमेंट या कोई लीगल ड्यूटीज कुछ भी नहीं होती। लॉ इस हवाले से कुछ नहीं कहता कि यार कंपनी सेक्रेटरी ने ये करना है, ये करना है।
ऐसे पहले भी हम देखते थे कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्या होती है, डायरेक्टर्स की क्या होती है, ठीक है, लॉ क्या ड्यूटी उनको होती है कि उनको फुलफिल करनी होती है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं होती। उनकी ड्यूटी क्या होगी? जो बोर्ड डिसाइड करेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स जो है कंपनी, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वही डिसाइड करेगा कि यार कंपनी सेक्रेटरी ने ये काम करना है, ठीक है। और यूजली जो है कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंपनी आप स्टार्ट करने वाले हैं, आपने कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंट किया है, जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त, रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देखेगा, ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी हो सकती है। और उसके अलावा टिपिकली यानी कि यूजली ये होती है, इससे हट के भी हो सकती है, ये आपने याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग रिटर्न्स, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट करा दिया, मीटिंग्स अटेंड कर दिए, ठीक है, एनुअल रिटर्न्स जो है, एनुअल डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को भेज दिए, यानी कि ये जो नॉर्मल उसके ये भी काम हो सकते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि ये काम वो ले सकते, परफॉर्म कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी। वही डॉक्यूमेंटेशंस को देखना कंपनी के पूरे हैं, इन ऑर्डर हैं या नहीं, रिटर्न्स रजिस्ट्रार को सबमिट कराना, रजिस्टर्स को मेंटेन करना, उन पर चेक रखना, वही जो हमने पढ़ा था मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स के हवाले से, जिन लोगों के पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल है उनका रजिस्टर होना चाहिए। कंपनी में डायरेक्टर्स जो हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स, ठीक है। नोटिस, गिव नोटिस एंड माइन्यूट्स ऑफ द एंड कीप माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग्स, नोटिस देना है आपने, जो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नोटिस हो गया कि हमने कोई मीटिंग अरेंज किया है, तो 21 डेज के अंदर अंदर वो मीटिंग है, तो आपने आना है, ठीक है। तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी का काम हो सकता है। मीटिंग्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्स को अपने पास रखना, ये भी कंपनी सेक्रेटरी का काम हो सकता है। और फिफ्थ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है, काउंटर साइन डॉक्यूमेंट्स टू विच कंपनी सील इज एफिक्स्ड। कंपनी सेक्रेटरी के पास ये किसी किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी सेक्रेटरी को यहाँ तक भी ड्यूटी असाइन करती है, या ये पावर आप कह सकते हैं उसको देती है, कि वो काउंटर साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का डॉक्यूमेंट है तो उस पे उसको अथॉरिटेटिव सिग्नेचर सिग्नेचर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करा दिए, मीटिंग्स को अरेंज कर लिया, ठीक है, ये सारा कंपनी की जब रजिस्ट्रेशन हो रही है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देख लिया, तो ये कंपनी सेक्रेटरी के काम होते हैं। पावर्स क्या होती हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास? ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर सकती है, ठीक है। दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक्सप्रेस अथॉरिटी, दूसरी होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो एक्सप्रेसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया हुआ है कि ये कंपनी सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है। और इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी कि उसकी पोजीशन से क्या इम्प्लाई कर रहा होता है? तो देखें, कंपनी सेक्रेटरी की जो यूजली जो नेचर ऑफ जॉब होती है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड को ओवरसी करना। इसीलिए जो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, यानी कि जो उसकी पोजीशन से इम्प्लाई करती है, वो भी किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के, फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कंपनी सेक्रेटरी के साथ डील किया। अब उसने ये एज्यूम किया कि यार कंपनी सेक्रेटरी के पास ये अथॉरिटी, इम्प्लाइड का ये मतलब था ना कि उसकी पोजीशन से देख के एज्यूम करना, यार इसके पास ये अथॉरिटी हो सकती है, तो उसने उसके साथ कोई कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो कल को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के पास जो इम्प्लाइड अथॉरिटी भी होगी वो कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की, ना कि जो है वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स करने की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो बस यही था, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी के मैंने बता दिया, एक्सप्रेस ड्यूटी जो होती है वो जो बोर्ड ने उसको डेलीगेट की हुई है, और इम्प्लाइड जो है वो होती है, उसकी इम्प्लाइड ड्यूटी सिर्फ कंपनी को बाउंड करने की उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हो, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी की अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर उसने हवाले से भी उसने बात की हुई है, ठीक है। इट डज नॉट एक्सटेंड टू मेकिंग कमर्शियल एज अपोज टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इस केस का उसने एक रेफरेंस दिया हुआ है कि इस केस से कोर्ट ने डिसाइड किया था कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है, लिमिटेशंस उसने बताई हुई है कि वो लोन ले सके किसी से, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी। जैसे कंपनी सेक्रेटरी ये नहीं कर सकता कि किसी सप्लायर से, सॉरी, किसी बैंक से लोन ले ले, या कंपनी सेक्रेटरी ये भी नहीं कर सकता कि सप्लायर से कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब आगे मूव करते हैं ऑडिटर्स पे। बस ये कंपनी सेक्रेटरी का छोटा सा ही था। ऑडिटर्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। ऑडिटर जो बंदा ऑडिट परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऑडिटर बनने के लिए यूके में आपको मेंबर होना चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी का,
ठीक है, जैसे ICAW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये ICAS है, और ACCA जो बंदा है, ठीक है। तो ये यानी कि ACCA मेंबर, ICAEW मेंबर, ICS मेंबर जो है वो ऑडिटर हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी ओवरसीज सिमिलर क्वालिफिकेशन हो किसी और ओवरसी बॉडी की। जैसे अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके के लिए पाकिस्तान ओवरसी बॉडी हो गया, और पाकिस्तान में क्या होता है, आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर एक सीए है या आई कैप का मेंबर है, यानी कि जो सीए ही होता है, तो सीए भी जो है वो भी ऑडिटर बन सकता है। सिंपल सी बात है, यानी कि रेलिवेंट कंट्री में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो बंदे के पास होनी चाहिए। यूके में जो है उसके पास यही होनी चाहिए, ICW, ICS और ACCA। बाकी अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कनाडा से यूके आता है तो कनाडा में CPS, ठीक है। तो CPA को फिर इधर आके ACCA में एग्जाम्पशन मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो फिर उसके भी मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, यानी कि उसको पेपर्स इतने देने नहीं पड़ते यूजली। अगर फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, या आपने यूके का टैक्स पढ़ा हुआ है और आप कनाडा मूव कर रहे हो, या किसी और कंट्री में भी इन जनरल में बात करूं मूव करते हो, तो जो आपको एग्जाम्पशन हैं यूजली वो हर किसी सब्जेक्ट में मिल जाती हैं। सिर्फ दो पेपर्स आपको देने होते हैं वहां के, टैक्स के और लॉ के। तो वो आप उसके भी मेंबर्स बन सकते हो, ठीक है। जैसे अब ACCA है, ACCA को सिर्फ 3 पेपर्स देने होते हैं, तो वो ICAW बन जाता है, यानी कि यूके का CA बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में आई कैप है। अब आई कैप के जिसने फर्स्ट 13 एग्जाम्स पास किए हो सीए के, तो उसको ACCA में आउट ऑफ 13 जो है वो उसको 7 एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, उसको सिर्फ 6 पेपर्स देने होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पशंस वो क्लेम कर सकता है और दूसरी बॉडी का मेंबर बन सकता है। खैर ऑडिटर के पास जनरली जो है वो यूके में उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का वो मेंबर होना चाहिए, या फिर जो ओवरसीज बॉडीज हैं उनकी भी सिमिलर क्वालिफिकेशन हो, उनका वो मेंबर हो, ठीक है। ऑडिटर जो है वो किसी भी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ऑफिसर या डायरेक्टर या एम्प्लॉय बेसिकली कंपनी से जो है उसका लिंक नहीं होना चाहिए। द पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इन जनरल आपने याद रखना है, अगर मैं इसको समराइज करूं कि ऑडिटर कौन नहीं हो सकता, ऑडिटर वो बंदा नहीं हो सकता जिसका कंपनी में कोई स्टेक हो, ठीक है। द ऑडिटर मस्ट नॉट बी एनी वन हु हैज स्टेक्स इन कंपनी, जिसका कंपनी में जो स्टेक है यानी कि इंटरेस्ट है वो नहीं हो सकता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ACCA मेंबर हो और आपका भाई जो है वो एक कंपनी में जॉब करता है और आप उस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपका कंपनी में स्टेक है, आप उधर ऑडिटर नहीं हो सकते। कंपनी का बंदा भी ऑडिटर नहीं हो सकता, और जिस बंदे का कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप हो, कोई इंटरेस्ट हो, वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपनी का ऑडिटर करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस आपकी एक फर्म है, अब उस फर्म का जो एक पार्टनर है वो उस कंपनी में भी काम करता है, तो आपका स्टेक आ गया। ऑडिटर जो है जिसका इंटरेस्ट हो सेकंड कंपनी में, वो बंदा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, जो पहला ऑडिटर होता है कंपनी का उसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट करते हैं, यानी कि 50% प्लस वोट्स के थ्रू। पहला जो ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर, जो कंपनी का पहला ऑडिटर होगा, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और उसके बाद जो है ऑडिटर्स जो है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। कंपनी जब एक ऑडिटर को अपॉइंट अगर कर ले तो वेल एंड गुड है। अगर कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता किसी ऑडिटर को, तो वो फिर इस बंदे को इन्फॉर्म करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना वो फिर उस सिचुएशन में ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। ऑडिट एग्जेम्पशंस हैं स्मॉल कंपनीज के लिए, ठीक है, यूके में ये उसकी ऑडिट एग्जेम्पशंस क्राइटेरियाज हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग आफ्टर 6 अप्रैल 2008। और अच्छा, ये जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना, ये पुराना क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मैं नया क्राइटेरिया लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला पुराना क्राइटेरिया 2016 में अपडेट हो गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिस कंपनी का टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू या सेल्स वो 10.2 मिलियन से ज्यादा ज्यादा ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो बैलेंस शीट टोटल है यानी कि एसेट का टोटल, बैलेंस शीट टोटल जो है वो 5.1 मिलियन से ज्यादा ना हो, और जो एम्प्लॉयज हैं वो 50 से कम, ठीक है। ऐसी कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनीज में फॉल करेगी। स्मॉल कंपनी होने का क्राइटेरिया क्या है, ऑडिट एग्जेम्पशन उन्हीं को मिलती है स्मॉल कंपनी को। उनका क्राइटेरिया ये है कि उनका सेल्स जो है वो 10.2 मिलियन से कम होनी चाहिए एनुअली, और उनके जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 5.1 मिलियन से कम होना चाहिए, ठीक है। ये 5.1 मिलियन या उससे कम, इसी तरह 10.2 मिलियन या उससे कम, और उस कंपनी में 50 से ज्यादा इंप्लॉयज नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कंपनी छोटी कंपनी होती है, और छोटी कंपनी जो है वो ऑडिट एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्जेम्पशन इन कंपनी में नहीं लगती।
पब्लिक कंपनीज जो हैं उनका उन पे एग्जामेशन नहीं होती ऑडिट की, उनके लिए फिर ये क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। यानी कि इन कंपनीज को एग्जामेशन नहीं मिलेगी, पब्लिक पब्लिक कंपनीज को एग्जामेशन नहीं मिलेगी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को एग्जामेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो स्टैचू बेस्ड रेगुलेटरी रेजीम्स है, यानी कि जिनका स्टेट से ताल्लुक है, स्टेट बेस्ड जो होती हैं कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट सुपरवाइज सुपरवाइज इनको करती है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कंपनीज होती हैं, वो भी ऑडिट से एग्जाम्प्ट नहीं होती। यानी कि ये प्राइवेट कंपनीज जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी ना हो, उनके लिए ये क्राइटेरिया है, इन उनको ऑडिट की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ऑडिटर की रेजिग्नेशन के हवाले से बात करते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर जो है कभी भी रिजाइन हो सकता है, उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू रिजाइन, ठीक है। Resignation is effective from the date it is delivered to the company's registered office or from a specified later date. Resignation जो है वो effective कब होगी? जिस दिन या तो उसने कंपनी के ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर लिख के पोस्ट कर दिया या खुद रिजाइन कर दिया, ठीक है। या फिर रेजिग्नेशन लेटर में उसने लिखा हो कि फॉर एग्जाम्पल वो रिजाइन आज कर रहा है, उसने 10 दिनों के बाद लिखा हो कि यार मैं 10 दिन बाद मेरी रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगी, तो उसने स्पेसिफाई किया हो तो उस दिन से वो रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगी। रेजिग्नेशन के इफेक्टिव होने के लिए उसको एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है, वो स्टेटमेंट के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर एक ऑडिटर ने रिजाइन करना है तो उसको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा और साथ जो है ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या होती है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अ कंपनी हुज ऑडिटर रिजाइन इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार। एक कंपनी जिसके ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, तो कंपनी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि आपने कि हमारा ऑडिटर रिजाइन कर चुका है, ठीक है। अ, उसके बाद फेलियर टू डू सो इज एन ऑफेंस। अगर वो नोटिफाई नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ये ऑफेंस है। ऑफेंस का मतलब ये है कि आपने तोड़ा है लॉ को, तो आपको पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। तो अ कंपनी हुज ऑडिटर रिजाइन्स इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार, ठीक होगी। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 518 ऑफ कंपनी एक्ट 2006, एन ऑडिटर हु रिजाइन कैन रिक्वायर द डायरेक्टर टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग टू कंसीडर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू हिज रेजिग्नेशन। ये जो स्टेटमेंट थी ना, मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताता हूँ, उसमें उसने ये मेंशन करना है कि ऑडिटर जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो डायरेक्टर्स को कहे यार आप एक मीटिंग अटेंड करो, ताकि मैं उस मीटिंग में ये समझा सकूं कि इन सरकमस्टांसिस की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी साथ उसको देनी पड़ती है रेजिग्नेशन लेटर के साथ। द डायरेक्टर्स हैव 21 डेज टू सेंड आउट नोटिस कन्वीनिंग अ मीटिंग। जैसे ही ऑडिटर आपको बताता है कि यार हाँ मैं रिजाइन करने वाला हूँ डायरेक्टर को, और मेरी मीटिंग रखो शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि उन्हें मैं बता सकूं कि मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। 21 दिनों के अंदर अंदर जो है ना, डायरेक्टर का काम है कि जैसे ही उसने रेजिग्नेशन लेटर मुझे भेजा, उसके 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो मीटिंग को अरेंज करे, ठीक है। मीटिंग को अरेंज ना करे, 21 डेज का नोटिस भेजे, ठीक है। और और नोटिस के 28 दिनों के अंदर अंदर जो है वो मीटिंग को आपने हेल्ड करना है, ठीक है। अब ये हो गया। यानी कि देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो अगर 1 जनवरी है, 1 जनवरी को एक ऑडिटर जो है वो रिजाइन करता है, ठीक है। तो 21 दिन का टाइम है डायरेक्टर के पास, ठीक है। 21 यानी कि 21 जनवरी तक उसने नोटिस देना है। 21 जनवरी को उसने आगे नोटिस भेजना है शेयर होल्डर्स को कि मीटिंग है, ठीक है, और आपने आना है। और जो नोटिस भेजना है वो कितने दिनों का भेजना है? 28 दिनों का, 21 डेज का, ठीक है। यानी कि आज अगर उसने 1 जनवरी को उसने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्टर का काम है कि 21 जनवरी तक जो है ना बता दे आगे नोटिस के यार मीटिंग आ रही है, तो आपने मीटिंग में आना है, ठीक है। और 21 जनवरी को जो नोटिस भेजेगा शेयर होल्डर्स को, उस नोटिस में उसने मेंशन करना है कि 28 डेज के अंदर अंदर जो है मीटिंग होगी, ठीक है। ये ऐसे टाइमलाइन है। उसके बाद रिमूवल, ये तो रेजिग्नेशन हो गया कि रिजाइन अगर वो खुद करना चाहिए। अगर आप उसको निकालना चाहो, रिमूव करना चाहो, ठीक है, तो फिर कैसे आप रिमूव कर सकते हो? तो ऑडिटर को रिमूव करने के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, यानी कि 50% प्लस वोट्स चाहिए शेयर होल्डर्स के। रेजोल्यूशन जो है वो जनरल मीटिंग में पास होगी, ठीक है। रिटर्न रेजोल्यूशन के थ्रू जो है आप ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते। रिटर्न रेजोल्यूशन क्या होती है हम वो आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एंड में, लेकिन बस आपने याद रखना है कि ऑर्डर को निकालना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू वो निकलेगा, यानी कि 50% प्लस वोट्स, ठीक है। स्पेशल नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन इज नीडेड। स्पेशल नोटिस आपने देना है, जो 28 दिनों का नोटिस होता है उसे आप स्पेशल नोटिस बोलते हो, ठीक है। यानी कि 28 डेज का आपने नोटिस पीरियड है होता है आपने, कि यार 28 डेज फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिटर को रिमूव करना है शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि यार इसको रिमूव करना है, निकालना है। तो शेयर ये क्या करेंगे, 28 दिनों का नोटिस भेजेंगे सबको कि 28 दिनों के अंदर अंदर हमने मीटिंग रखनी है और मीटिंग में हमने ऑडिटर को रिमूव करना है, ठीक है। तो 28 दिनों के नोटिस को आप स्पेशल नोटिस बोलते हो। कंपनी ने जो है स्पेशल नोटिस की कॉपी जो है ऑडिटर को भी देनी है, ठीक है, ऑडिटर को भी भेजनी है।
और क्योंकि ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो वही बात है कंफर्मेशन स्टेटमेंट देगा कि यार क्यों मैं जा रहा हूँ, ठीक है। द कंपनी देन हैज टू सर्कुलेट द स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर्स को भी भेजेंगे। हाउएवर इफ टाइम डज नॉट अलाउ फॉर सर्कुलेशन द स्टेटमेंट कैन बी रीड आउट एट द मीटिंग। नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन रिमूविंग एन ऑडिटर मस्ट बी सेंट टू रजिस्ट्रार विद इन 14 days, ठीक है। जब ऑडिटर को आप रिमूव करते हो, ठीक है, तो जो जिस दिन मीटिंग होती है, ठीक है, तो मीटिंग के 14 दिनों के अंदर अंदर जो है आपने रजिस्ट्रार को भी बताना होता है कि हमने ऑडिटर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो रिमूवल के लिए क्या जरूरी है कि आपने स्पेशल नोटिस भेजना है शेयर होल्डर्स को और ऑडिटर को भी भेजना है, ठीक है। ऑडिटर जब वो मीटिंग में आएगा तो उसको पूरा मौका देना है कि वो अपनी बात को बयान कर सके कि यार ये रीजन है जिनकी वजह से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर सर्कुलेशन का मतलब क्या है, हाउएवर इफ टाइम डज नॉट अलाउ फॉर सर्कुलेशन, कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने एक रिटन स्टेटमेंट दी क्या ये रीजन है मैं जा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है एक जो कंपनी है उसमें अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, 500 शेयर होल्डर्स हैं, 600 हैं, ऑडिटर जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं हर किसी को वो अपनी प्रोवाइड करेगा ना। तो फिर वो खुद ही जो है ना आके रोस्टर पे आके बोल देगा यार ये सरकमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से मैं जा रहा हूँ। या फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट भी हर एक शेयर होल्डर्स को दे सकता है। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है। अगर तो एक कंपनी है जिसके 10 शेयर होल्डर्स हैं तो ऑडिटर हर किसी को अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, जब मीटिंग हो रही होगी उसमें। या फिर अगर उसके पास टाइम नहीं है तो फिर वो रीड आउट कर देगा, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट बाय डिपार्टिंग ऑडिटर। जो डिपार्ट ऑडिटर जा रहा होता है वो क्या स्टेटमेंट में क्या बयान करता है। अंडर सेक्शन 519 ऑफ कंपनी एक्ट अ डिपार्टिंग ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेटमेंट एंड टू डिपॉजिट इट विद इन द कंपनी फॉर कोटेड कंपनीज। कोटेड का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज को कोटेड कंपनीज कहते हैं। द स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हिज डिपार्चर। यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें स्टेटमेंट में उसने लाजमी एक्सप्लेन करना है कि यार ये रीजन थी जिसकी वजह से मैं जा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक कंपनीज हैं एंड ऑल प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, फॉर अदर पब्लिक कंपनीज एंड ऑल प्राइवेट कंपनीज, यानी कि लिस्टेड कंपनीज के अलावा जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इट शुड एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हिज डिपार्चर unless the auditor thinks that there is no need for them to be brought to the attention of shareholders or creditors. In that case, the statement should state that there are no such circumstances. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्टेड कंपनी जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनी, उसके ऑडिटर ने लाजमी एक्सप्लेन करना है कि ये कि इस वजह से मैं जा रहा हूं। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज है उनके ऑडिटर को अगर ये लगता है कि मुझे ये बताना जरूरी है कि मैं क्यों जा रहा हूं, तब बताना है। अगर उसको ये लगता है कि यार कुछ बताने की जरूरत नहीं है तो बस वो उसमें स्टेटमेंट में क्या लिखेगा कि कोई ऐसे सरकमस्टांसेस नहीं थे, ठीक है। मतलब वो उस आगे फर्दर इलेबोरेट करने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज वाले के लिए तो मस्ट है कि पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि ये रीजन है मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो बाकी इसके अलावा कंपनीज होगी जिनका ऑडिटर होगा, उसे सिर्फ ये देखना है कि अच्छा, तो ये है कि बस जो पब्लिक कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऑडिटर के लिए लाजमी है कि वो बताए कि इस वजह से मैं जा रहा हूँ। और जो बाकी कंपनीज हैं अगर ऑडिटर को लगता है कि बताना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो वो बस बता दे कि एज सच कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे, स्टेटमेंट में लिख दे एज सच कोई खास सर्कमस्टांसेस नहीं थे, ठीक है। Unless there are no circumstances to be brought to the attention of shareholders and creditors, the company is obliged to circulate the statement to everyone to whom it's need to send the annual accounts. It must do so within 14 days of receiving it. यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि unless there are no circumstances to be brought to the attention of shareholders and the creditors, the company is obliged to अगर तो कोई circumstances नहीं है, ठीक है, अगर कुछ उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि उसने कहा हुआ कि ऐसा कोई circumstances नहीं है, यानी कि सेकंड सिचुएशन है, फिर तो ये काम नहीं करना। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में आपने ये काम करना है कि 14 डेज के अंदर अंदर जैसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगी ऑडिटर से, तो 14 डेज के अंदर अंदर जो है ये आपने स्टेटमेंट सर्कुलेट करनी है, हर किसी को बता देना है कि यार ये हमारा ऑडिटर रिमूव हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो नोटिस जो है ये आपने रजिस्ट्रार को भेजना है, ठीक है। कि हमने ऑडिटर को क्या ऑडिटर को हमने रिमूव कर दिया, 14 डेज के अंदर उसको नोटिफाई करना है। और ये जो आपने उसकी स्टेटमेंट ऑडिटर की वो हर किसी बंदे को, जो बंदा जिसको आप एनुअल अकाउंट सेंड करते हो, ठीक है, उसको आपने जो है ये स्टेटमेंट भी भेजनी है। अगर कंपनी जो है स्टेटमेंट को सर्कुलेट नहीं करना चाहती, इट कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर दैट इट नीड नॉट टू सर्कुलेट द स्टेटमेंट। कंपनी अगर चाहती है कि हम ये जिन लोगों को एनुअल अकाउंट सबमिट कराते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको इन्फॉर्म नहीं करना चाहते तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा इसके हवाले से कि हम स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं करना चाहते। ड्यूटीज ऑडिटर की क्या है, कंपनी के अकाउंट्स के हवाले से ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। देखिए कि कंपनी जो स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के
थ्रू ही बनी हुई है, ठीक है। ऑडिटर जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेट करता है और अपनी ओपिनियन कैसे बनाता है कि यार कि क्या कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फिर वो ये चीज़ें चेक करता है, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेट करता है और ओपिनियन बनाता है कि क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, क्या रिटर्न्स प्रॉपरली जो है वो सबमिटेड हुई हैं, क्या रिटर्न्स एडुकेट हैं, ठीक है, क्या कंपनी ने हमें सारा डाटा दिया हुआ है, क्या जो अकाउंट्स हैं वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी के जो आपके टी अकाउंट्स हो गए या जो ट्रांजेक्शन है वो मैच कर रही हैं, ठीक है। और जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो अकाउंट से कंसिस्टेंट है, यानी कि ये ना हो कि अकाउंट्स में कोई और चीज़ ही लिखी हो, डायरेक्टर जो है मुझे उस हवाले से गलत रिपोर्ट दे रहा हो, ठीक है। और उसके बाद अगर तो ऑडिटर डिससेटिस्फाई है अपनी इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है, तो वो फिर ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ही मस्ट क्वालिफाई एट द ऑडिट रिपोर्ट। और रिपोर्ट जो है वेदर क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड है, इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ ऑडिट फर्म। जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें जो है ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मस्ट स्टेट द नेम ऑफ ऑडिट फर्म, फलानी ऑडिट फर्म थी, ठीक है, ये बंदा उसका ऑडिटर था, उसका नाम लिखा होगा, ठीक है। और उसका साइन होगा फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, सीनियर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। फर्म का मतलब है ऑडिट फर्म, ठीक है। अंडर Section 507 of Company Act, it is a criminal offense to knowingly or recklessly cause an audit report to include anything that is misleading, false, or deceptive, or to omit a required statement of problem with accounts or audit. The offense carries an unlimited fine. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर एक ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट जो बनाएगा उसमें मिसलीडिंग, गलत, डिसेप्टिव चीजें लिखेगा या जो चीजें उसको मेंशन करनी चाहिए थी वो ओमिट करेगा, इन शॉर्ट अगर वो कोई फ्रॉड करेगा, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि क्राइम है, आपको जेल में जाना पड़ सकता है, ठीक है। और जो फाइन है इसका वो अनलिमिटेड है। वन ऑफ द टॉप थ्री फर्म्स शायद PwC थी, जिसको रिसेंटली 2015-16 में शायद फाइन हुआ था। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनाई थी, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का उन्हें फाइन हुआ था। क्योंकि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ही लोग ये फैसला करते हैं कि क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सप्लायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के फैसला करता है कि यार क्या कंपनी के साथ मुझे डीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बैंक्स ये देख के फैसला करती हैं कि यार क्या हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर एक बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही गलत बनाएगा तो वो इन सब लोगों का नुकसान कर रहा है जो कि कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं। इसीलिए एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसका अनलिमिटेड फाइन है, ठीक है।